तहसीलदार साहब ने अभी आपके सामने जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में जो है आपको तफसील से बताया। तो अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है इस्लामिक लॉ इनहेरिटेंस, कि मुस्लिम्स में जो है इनहेरिटेंस किस तरह से डिवॉल्व होती है, किस तरह से वारसों में जो है ये वरासत जो है तकसीम करनी है। हमने देखा है कि जब भी हम ये जो है ज़मीन हो या कुछ भी हो, प्रॉपर्टी हो, पहले तो ये है कि इनहेरिटेंस जो है होती क्या है। इनहेरिटेंस जो है जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एक डिसीज्ड की है, जिसकी डेथ हुई है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी। चूँकि आप रेवेन्यू से मुंसलिक हो, हमारे पटवारी जो है गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जो हैं जनरली ज़मीन का ही इंतकाल करते हैं, तो मेनली फोकस हमारा रहेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। लेकिन इनहेरिटेंस का मतलब खाली मूवेबल और ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसमें आपका पैसा जो है, किसी के अकाउंट में पैसा है, उसकी जो है गाड़ी है, कुछ भी है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है, आपके कपड़े हैं, और उसके अलावा ज़मीन जो है। तो जब एक शख्स जिसकी डेथ होती है तो वो बाद में क्या छोड़ के जाता है उसको हम वरासत बोलते हैं या तरका बोलते हैं, क्या वो चीज़ क्या छोड़ के गया है। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारी इनहेरिटेंस के जो इंतकालात हमारे होते हैं तो हम बहुत गलतियां करते हैं। हालांकि इंतकाल की जो किस्में हैं उनमें सबसे आसान इंतकाल जो है वो वरासती इंतकाल होता है, लेकिन हमारी छोटी सी एक गलती की वजह से एक शख्स को जो है बहुत परेशान होना पड़ता है। एक इंतकाल जो है आप करते हो, आपने अपने ऑफिस में बैठ के इंतकाल किया, थोड़ी सी अगर मेहनत करते आप पूछ लेते या वहाँ मौके पे जाते और देख लेते कि इसके वारिस हैं कितने। और इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में आप देखोगे कि वारिस जो हैं कुछ तो फिक्स हैं, कुछ बदलते रहते हैं। तो कितने वारिस हैं, और जब आपने ये पूछा नहीं, आपने सीधा जनरली हम क्या करते हैं कि जो कस्टमरी लॉज यहाँ पे थे जम्मू कश्मीर में, जो रिवाजन थे, तो हम उसमें जो है बेटे को देते थे, तो बाकी माँ को नहीं देते थे, बहनों को नहीं देते थे। तो ये जो है जो 2007 में जो है J&K मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेबिलिटी एक्ट जो है 2007 में जो आया, उसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और ये जो एक्ट जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा कस्टमरी लॉज पे। अभी आपने देखा कि एक जजमेंट आई जो वीसी कोल, जस्टिस वीसी कोल ने दी कश्मीर में। उसमें यह था कि 43 साल हो गए आपस में उनको बहनों का जो है उसका शेयर जो है उनको नहीं दिया गया था। मान लो मतलब एक फैमिली थी, उसमें एक लड़की थी, उसको शेयर नहीं, कोई प्राइम प्रॉपर्टी होगी, तो लोअर कोर्ट ने उस टाइम भी दे दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है अगरचे एप्लीकेबल नहीं भी होगा, लेकिन ये अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो अपनी जो है लाइफ ऐसे जी रहे हैं। जैसे अभी भी जो जजमेंट आई है उसमें तो यही कहा गया है कि ये तो मुस्लिम जो है जो अकीदे के हिसाब से सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ही उनको हिस्सा मिलना चाहिए। तो उस केस में उस बेटी को हिस्सा नहीं दिया गया था, लोअर कोर्ट ने दे दी जजमेंट की बेटी को हिस्सा मिलेगा। लेकिन बाद में फिर वो सेटलमेंट ऑफिसर्स वगैरह रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास आ गया। हो सकता है, अभी मैंने केस को डिटेल में देखा नहीं है कि क्या रेवेन्यू अथॉरिटी ने उसके अगेंस्ट दे दिया। मुझे जहाँ तक लगता है वो यही होगा, क्योंकि केस तो पड़ा नहीं, लेकिन ये होगा कि उसमें जो है उन्होंने वही कस्टमरी लॉज जो है उस टाइम एप्लीकेबिलिटी साथ में है, तो हो सकता है उन्होंने कस्टमरी लॉज के मुताबिक बता दिया होगा कि नहीं देते थे। बाद में उन्होंने वो केस जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और अभी कितनी अच्छी जजमेंट दी है कि आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो है बेटी का हिस्सा, अब तो वो बेटी रही भी नहीं, उसके आगे औलाद है, उनको हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। तो हम जो है कहीं ना कहीं जो है जो वारिस होते हैं उसमें अभी भी हम कस्टमरी लॉज के हिसाब से ही चलते हैं। तो अब 2007 के बाद एप्लीकेबल हो गया ये कि यहाँ पे भी जो इनहेरिटेंस जो है वो बंटेगी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक ही बंटेगी।
लेकिन हमने क्या किया, अभी भी हम क्या करते हैं, अभी भी हम लड़कियों को तो उसमें हिस्सा देते हैं, कागजी तौर पे इंतकाल पे चढ़ाते हैं, लेकिन फिजिकली कोई नहीं देता है। जबकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इंतकाल जो है जब होगा, जनरली हमारी सोसाइटी में ये है कि देते नहीं है, लड़कियों का उसका हिस्सा देते नहीं, और फिर अपने आप को बोलते हैं कि हम जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं, खुसूसन जो इस मज़हब को मानने वाले हैं। अगर ये जो है, इसके लिए बड़ी ताकीद आई है कुरान में, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने बड़ी ताकीद की है कि एक जो है हदीस है कि ये जो इल्म है इनहेरिटेंस का, ये थोड़ा मुस्लिम्स में थोड़ा ना टफ है, कोई उतना आसान नहीं है। इसके लिए ताकीद की गई है कि इस इल्म को सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। और इसमें ये बताया गया है कि ये वो इल्म है जो सबसे पहले जो है बुला दिया जाएगा लोगों को, और ये अपनी इस उम्मत से उठ जाएगा। इस उम्मत से उठने का मतलब क्या है कि लोग अमली ज़िंदगी में उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो हम फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसका जो है, अगर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ जो है ना, सोर्स क्या है इसका, कि कहाँ से हमें पता चलता है कि मुस्लिम्स में इनहेरिटेंस को कैसे डेवलप करना है, तो प्राइम सोर्स जो है इसमें कुरान है, सेकंड आ गया सुन्ना, या जिसको हम हदीस भी बोलते हैं, एंड थर्ड आ गया इजमा। इसमें जो है, जो कुरान में जो है, जिसको हम बोलते हैं अल्लाह ताला की रिवलेशन है, उसमें बताया गया है, सूरह निसा है, सूरह निसा में जो आयत जो है, उसमें जो है कुछ आयतें जो है आगे आके आती हैं, शायद 8, 9, 10, 11 ऐसे हैं। तो उसमें जो है पूरी डिटेल बता दी गई है कि किस वारिस को कितना हिस्सा मिलेगा, तो इसमें बता दिया गया है। और उसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर अगर कहीं है तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मतलब ज़िंदगी में बता दिया गया। उनके पास कोई आया तो उन्होंने कुछ पूछा तो उन्होंने बता दिया कि आपने ऐसे ऐसे जो है, तो सुन्नत या हदीस के ज़रिए से भी उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। फिर उसके बाद जो है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जो ना यहाँ पे मिल रहा है उसका जवाब और ना हदीस में मिल रहा है, तो फिर इजमा जो है, इजमा बोलते हैं कंसेंसस ऑफ स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं, उलमा जो है, उन्होंने किस बात पे इत्तफाक किया है, तो वो जो है, वो जो जितने उसूल हैं कि वरासत को कैसे तकसीम करना है, तो उन उसूलों को देख के उन्होंने जो राय जो है इख्तियार की है, उसको हम इजमा कहते हैं। यहाँ पे जो है, जैसे जनरली 2 सेक्ट्स हैं हमारे इसमें, सुन्नी और शिया। बाकी चीज़ों में बड़ी जगह पे थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है या एक्सप्लेनेशन उतरी नहीं होगी। जैसे कुरान में नमाज का सिर्फ हुक्म है, एक्सप्लेनेशन उसकी हदीस में मिलती है। लेकिन ये वरासत जो है, जिसको हम शरीयत के हिसाब से इल्मुल फराइज कहते हैं, ये इतनी डिटेल में कुरान में बता दिया गया है। इससे इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि कुरान में डिटेल में बता दिया गया। इसीलिए दोनों सेक्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मामूली सा कहीं डिफरेंस है, क्योंकि जब कुरान में डिटेल में आ गया कि फलानी को बाप को इतना मिलेगा, माँ को इतना मिलेगा, बेटे को इतना मिलेगा, बेटी को इतना मिलेगा, तो जब एक्सप्लेन करके उधर से ही आ गया तो उसमें जो गुंजाइश ही नहीं रही कि इख्तलाफ की। मामूली सा इख्तलाफ होता है जो हम आगे पढ़ेंगे क्या है। तो ये सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज के बेसिस पे हम इस जो इस्लामी कानून वरासत को है उसको जान सकते हैं और उसको बाद में फिर हम एप्लीकेबल करा सकते हैं। इसका जानना हर किसी के लिए, जो भी इस्लाम को फॉलो करता है उसको तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो इसमें आप हर कोई आएगा, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, पटवारी है, नायब तहसीलदार है या आगे जो है हम एपेलेट अथॉरिटी SDMs हैं, बाकी हैं, उनका जानना भी कितना ज़रूरी है कि क्योंकि उन्होंने इसके हिसाब से जो है इस इंतकाल को करना है। अगर हम थोड़ी सी हमारी गलती की वजह से एक बंदा जो है अगर इंतकाल गलत होता है तो उसको कितना जो है सफ़र करना पड़ता है। अगर मान लो नायब तहसीलदार ने अटेस्ट कर दिया एक इंतकाल, वो गलत हो गया, उसको अपील करनी है SDM के पास,
एक वकील बनाता है वो, उसके बाद जो है हियरिंग होगी, फिर रिपोर्ट लेंगे, और अगर तहसीलदार ने अटेस्ट किया तो वो डीसी के पास अपील चली जाएगी। एक बनी में बैठा हुआ शख्स जो है वो कब जाएगा कठुआ में, फिर डीसी साहब के पास जो है अपील होगी। पहले तो उसने वकील करना है, वकील भी जो है अपनी फी लेगा, उसके बाद यहाँ बनी से जाएगा, वहाँ एक दिन में वापस भी नहीं आ पाएगा, तो और फिर तारीखें जो है लगती रहेंगी। डीसी साहब के पास फुर्सत नहीं है उतनी, वो अगर खुद सुन रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर उनने ट्रांसफ़र कर दिया एडीसी साहब को तो फिर आपसे रिपोर्ट यहाँ से ली जाएगी। तो एक मामूली एक इंतकाल था, उसकी अपील में कम से कम मैं कहता हूँ 30-40 हज़ार बेचारे एक आदमी के जो है, आम आदमी के खर्च हो जाते हैं। गलती क्या थी? छोटी सी गलती हमने की। तो इसमें हमने देखना है कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से जो है कितना एक आदमी जो है सफ़र कर सकता है। तो वो गलती हमारी जानबूझ के भी नहीं होती है, वो इग्नोरेंस की वजह से भी होती है, या वही कि कस्टमरी लॉज हमने फॉलो किए। तो अब जब 2007 के बाद हम एप्लीकेबल हो गया ये, और इंडिया में तो बहुत पहले से था, J&K के लिए स्पेशलिटी थी, एप्लीकेबल नहीं होता था। वहाँ तो 1930 अंग्रेज़ों के टाइम में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल हो गया। तो ये सोर्स हैं। अब इसमें इम्पीडमेंट्स हैं कुछ कि क्या रुकावटें जो हैं, जैसे तहसीलदार साहब ने कहा ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट में कातिल जो है वरासत जो है वो उसको डिवॉल्व नहीं हो सकती है। बेटे ने बाप का कत्ल किया, वो फिर उस वरासत का हकदार नहीं होगा। तो जो है वारिस अगर मौरिस का कत्ल करेगा तो वो उसका हकदार नहीं। रिसेंटली आपने देखा होगा कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट में एक बेटे ने जो है बाप को कत्ल किया था। तो अब अगर वहाँ इंतकाल करने वाली जो भी अथॉरिटी होगी, अगर उसको ये रूल का पता होगा कि इस्लामी शरीयत में कातिल जो है वो मौरिस की प्रॉपर्टी में हकदार नहीं बनता है, तो वो उसको इंतकाल नहीं करेगा। तो ये हिंदू सक्सेशन में भी था पहले तो एप्लीकेबल। दूसरा जो है मजहब जो है रिनाउंस करता है कोई, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में एप्लीकेबल था वो सिर्फ हिंदूज के लिए, और हिंदू से मुराद क्या है? हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, चार जो कैटेगरीज जो हैं जो हिंदू की डेफिनेशन में आती हैं। यहाँ मुस्लिम से मुराद जो इस्लाम को फॉलो करता है। एक वारिस अगर है, अगर वो मजहब अपना तर्क कर देता है तो उसकी आगे जो है अगर औलाद मुस्लिम है तो उसको वो जो है प्रॉपर्टी डिवॉल्व नहीं होगी। तो ये जो है, और ये जो है इम्पीडमेंट्स इसमें आती हैं। या तीसरा इलेजिटिमेट चाइल्ड हमने पढ़ा इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो वो मुस्लिम्स में भी है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड वो चाइल्ड है जिसका मतलब फादर का पता नहीं, मदर का तो पता है, वो हमसे आया है, तो वो मदर की प्रॉपर्टी तो मिलती है लेकिन फादर की प्रॉपर्टी का वो हकदार नहीं होता है। तो इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो हकदार नहीं होगा। तो ये कुछ इम्पीडमेंट्स जो हैं। इसके अलावा स्लेवरी वगैरह का वो ख़त्म हो गया, अब एबॉलिश हो गया है। तो इसके बाद जो है मेथड जो है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? जब हम ये पढ़ेंगे आपके जहन में बड़े वो क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अपने जहन में आप रखो या लिख के रखो, क्योंकि ये आगे आगे जो ही हम बढ़ेंगे तो वो एक एक करके स्टेप्स जो आते रहेंगे। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब वरासत तकसीम होगी तो उससे पहले क्या होगा? मुस्लिम्स में ये है कि उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको अदा करना ज़रूरी है, उसके बाद ही जो है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक शख्स है जिसकी डेथ हुई, मान लो एक शख्स है, तो सबसे पहले जो है एक बंदा जो मरता है, जिसकी वफात होती है, तो सबसे पहला उसका क्या है? बरियल्स एंड फ्यूनरल्स। पहली कंडीशन जो है वो उसकी तजहीज़ व तकफीन करनी है, या जिसको हम आम ज़ुबान में कफन दफन कहते हैं। एक बंदा जो है जिसकी डेथ हो गई, तो उसने जो ये जो है जितना भी अपना माल जो छोड़ा है, तरका जो है,
उसका जो है बरियल एंड फ्यूनरल जो है उसमें से अदा होना चाहिए। ऐसा ना हो, जनरली आजकल क्या बोलते हैं कि कोई भी खैरात कि मैं जी गिफ्ट करूंगा या कुछ गिफ्ट विफ्ट जो है इसमें गिफ्ट, एक मरे हुए शख्स को क्या गिफ्ट दोगे आप? गिफ्ट तो वो होता है जिसको हम हिब्बा कहते हैं। गिफ्ट के लिए जो है जो आगे जो लेने वाला होना चाहिए ना, कोई जिंदा होगा तो वो करेगा। दूसरा जो है या ऐसे बोलता है कि कोई, हाँ अगर वारिस जो है ना वो करेंगे तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन एक शख्स जो है जो ज़िंदगी में बड़े अच्छे तरीके से, तो वो अपनी मरने के बाद जो है दूसरे की खैरात पे डिपेंडेंट क्यों रहेगा? ठीक है ना। तो वारिस करेंगे, अच्छी बात है, वारिस में उसके बच्चे आ जाते हैं, अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं है तो इसकी जो बकिया जो है वरासत है, पहला हक उसमें यह है कि उससे तब तक वो डिवाल्व नहीं होगी, जो उसके वारिस हैं वो ज़मीन और वो बाकी चीज़ें तब तक ले नहीं सकते हैं जब तक ना इसकी अदायगी या इसका ये जो है। और हर किसी मैयत का जो है ये हक है कि इसका एक डिसेंट फ्यूनरल हो, बरियल हो, उसकी तजहीज़ और तकफीन जो है वो एक अच्छे मॉडेस्ट अंदाज में करनी है, लेविश नहीं है। यहाँ इस्लाम इसकी वो तर्जुमानी नहीं करता है कि लेविश अंदाज में आप बरियल करो। जनरली ये लगता है कि ये क्या जी, ये इसमें मरने में कौन वो जो है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में ना कब्र जो है, कब्र का मिलना भी बड़ा वो है, काफ़ी पैसा लगता है उसमें। तो यहाँ ज़मीन काफ़ी है तो कब्रिस्तान जो है मुफ्त के हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जगह खरीदनी पड़ती है और लाखों में जाती है। तो एक मॉडेस्ट बरियल एंड फ्यूनरल होना चाहिए, लेविश नहीं होना चाहिए। कोई बाद में बोलेगा मैं कब्र पे मकबरा खड़ा कर दूंगा तो फिर बाद में इसी की वरासत से जो है उस पर खर्चा करूंगा, या वहाँ से वापस आने के बाद जो है देग चढ़ाऊंगा और वो वाजवान खिलाऊंगा, इसका ये मकसद नहीं है। तो पहला चीज़ जो है एक मॉडेस्ट बरियल एंड फ्यूनरल होना चाहिए। दूसरा जो है क्लियरेंस ऑफ डेट्स, जो कर्ज है, अगर मरने वाले के जिम्मे कर्ज है तो उसको क्लियर करना ज़रूरी है। ये कर्ज के लिए जो है बड़ी ताकीद आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी किसी मकरूज़ का जनाजा नहीं पढ़ाया। जब भी किसी की डेथ होती थी, अगर जनाजा पढ़ाना होता था पहले पूछते थे कि मुतवफ़ी जो है, जो मैयत जो है, ये मकरूज़ तो नहीं है। मकरूज़ होती थी उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। तो इसलिए जो है डेट्स जो है, जो कर्ज जो है, कर्ज की अदायगी जो है इसी के तरके में से होगी। और इस कर्ज में जो है हम जनरली बड़े वो जो है लाइटली लेते हैं। कुरान में ही है कि जब भी आप किसी के साथ लेन देन करो तो उसको जो है लिख लिया करो ताकि याद रहे। हाँ, और आगे भी अगर डेथ भी हो तो वारसों को भी तो पता है, तो जो भी कर्ज लेता है उसको कम से कम किसी को गवाह भी बनाना चाहिए, ताकि कल को उसकी डेथ हो तो उसको जो है वारसों को पता होना चाहिए कि इसके जिम्मे कर्ज है। तो कर्ज की अदायगी बहुत ज़रूरी है। एक सहाबी जो है, जिनके जो सहाबी हम प्रॉफिट के कंपेनियंस को कहते हैं, तो वो जो है लोग उसके ज़िम्मे जो है अमानतें देते थे। तो बाद में वो जो है ना अमानतें की जगह उन्होंने कहा कि एक ना कर्ज की शक्ल में देते थे और बाद में वापस करते थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो उनके बेटे ने 1 साल तक अपनी वरासत को तकसीम नहीं किया। हर बार ये ऐलान करते रहे कि किसी के ज़िम्मे कर्ज तो नहीं है, 1 साल तक डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। तो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। और इस कर्ज में जो है बहुत सारे लोग जो है बड़ा वो जो है मतलब गलतियां करते हैं, या हम कोताही बोलेंगे, कोताही करते हैं कि, या फिर हम देखते हैं जब जनाजा होता है तो जनाजे में जो है आगे मौलवी साहब खड़ा हो जाता है, इमाम साहब, वो अनाउंस करता है कि अगर इस जो है जो डेड बॉडी है इसके ज़िम्मे या इसका किसी के कर्ज लेना देना होगा तो वो आप जो है वो इसके वारसों के साथ कांटेक्ट करिए या माफ़ कर दिए। उस टाइम तो लोग थोड़ा वो इमोशनल टाइप होते हैं, लेकिन बाद में खड़े हो जाते हैं कि जो है मेरा 1 लाख जो है, मान मैंने 1 लाख दिया है
तो कभी कभी जो है जो वारिस होते हैं वो भी इतने बेहिस हो जाते हैं कि जब कोई बंदा जो है आता है और प्रूफ के साथ बताता है कि ये देखो जी मैंने ट्रांसफर किया है 1 लाख रुपए, वो बोलते हैं जाओ जी उसी से लो, या जो हमें पता नहीं हमारे पास। लेकिन वो विरासत में तब तक हिस्सा ले ही नहीं सकते हैं जब तक ना उसी की विरासत से वो उसको क्लियर कर दे। वो बेटा या वो बेटी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी के वारिस जो है उसका हकदार बनती नहीं है जब तक ना वो इसके डेट्स को क्लियर करे। और डेट्स में जो है हक महर भी आता है। हक महर जो निकाह के टाइम फिक्स होता है ना, तो उसमें भी 2 कंडीशनें होती हैं। इसमें भी बड़ा वो जो है हम कोताही करते हैं। उसमें ये है कि जो निकाह करो अगर हक महर फिक्स हुआ है तो उसकी अदायगी करो, या ये होता है कि बीवी जो है माफ करे। तो अगर इन 2 चीजों में किया ही नहीं है, लापरवाही है, शादी हो गई महर भी अदा नहीं किया, ना इस तरफ सोचा कभी कि माफ किया, माफ तो आपने करवाना है ना, जिंदगी में ही करवाना है, फिर तो माफ भी नहीं किया, नहीं तो ये तो इसके जिम्मे रह गया ना। फिर कर्ज, ये जो कर्ज जो है तो ये वो तो कर्ज ही रहा ना, तो फिर इसकी अदायगी होनी चाहिए। तो सेकंड जो है स्टेप जो है क्लियरेंस ऑफ डेट्स है। तीसरा स्टेप जो है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ विल। वसीयत अगर उसने की है, अगर मरने वाले ने वसीयत की है कि मेरी जमीन या मेरी प्रॉपर्टी जो है फलानी शख्स को जानी चाहिए, तो वरासत को तकसीम करने से पहले उसको नाफिज करना, उसको एग्जीक्यूट करना है। अब जो है विल जो है मुस्लिम्स में जो है एक पहला उसूल यह है कि वरासत वारिस को नहीं जाएगी। जो वारिस होंगे ना उसको वरासत नहीं जाएगी, लेकिन हम लोग करते हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे पास एक विल आई थी ऑफिस में, तो मैंने देखा कि बाप ने बेटी को विल की है, तो विल जो है वारिस को नहीं होगी, क्योंकि वारिस को विल करेंगे तो उसके बाद जब वरासत के बाद शेयर तकसीम होंगे तो एक वारिस को जो है अनड्यू बेनिफिट होगा, या कोई जो है एक बंदा जो है जो अपनी लाइफ में ही आप डिस्टर्ब करना चाहता है इन शेयर्स को, तो वो जो है अगर वो अपने वारिसों को करेगा तो ये वरासत से बाहर के लोगों को कर सकता है। तो वो और विल के लिए जायज़ विल होना ज़रूरी है। जायज़ का मतलब यह है कि किसी ऐसे काम में विल नहीं कर सकता है जो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ हो। मान लो कोई शराब खाना खुलवाना चाहता है, ठीक है ना, तो कोई विल करेगा कि मैं जी इतनी प्रॉपर्टी जो है उस शराब खाने के लिए दूंगा, वो विल जो है वो नहीं होगी। जायज़ होनी चाहिए, और वारिस जो है वो अदर मतलब जो जिसको करेंगे विल तो वो वारिस नहीं होना चाहिए। तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ विल। और विल जो है सिर्फ 1/3 तक दे सकते। एक शख्स जो है 1/3 से ज्यादा विल मुस्लिम्स पर्सनल लॉ के तहत या इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के तहत शरीयत के हिसाब से 1/3 के ज्यादा नहीं कर सकता। इसमें भी अहादीस का है, एक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आया, उन्होंने कहा मैं इतना जो है विल अपने उसको बच्चे को देना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि बाकी हैं तो, और कितना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और इसमें भी 1/3 में भी कहा कि कम ही करे, क्योंकि इसका ये उसूल है कि अपने वारिसों को जो है गरीब मत छोड़ो। अपने वारिसों को जो है जब आप चले जाओगे तो जो आपके वारिस हैं वो खुशहाल होने चाहिए, वो इतना उनके पास होना चाहिए कि वो किसी दूसरे के सामने उनको भीख न मांगने पड़े। तो जब आप मरो तो अपने वारिसों के लिए कुछ छोड़ जाओ। विल से रिलेटेड ही एक थोड़ा कन्फ्यूजन जो है मुस्लिम्स में जो है, ओवरऑल हर सोसाइटी में ही है ये, कि जनरली जो है वरासत का मुतालबा जो है बेटे माँ बाप से ज़िंदगी में ही करते हैं ना। बड़े लोग करते हैं कि नहीं जी हमें प्रॉपर्टी दे दो डिस्ट्रीब्यूट करके। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। वरासत शुरू ही होती है जब आदमी मर जाएगा। तो जब इंसान जो एक शख्स जो है जब वो मर जाएगा उसके बाद वरासत
वो कंसेप्ट वरासत का आएगा ही उसके बाद। लाइफ में एक बेटा जो है मुतालबा नहीं कर सकता है बाप की जायदाद में से। जैसे आपने हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ा ना कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ही राइट हो जाते हैं, मुस्लिम्स में ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स में वो एक्वायर्ड और वो उसका कंसेप्ट भी नहीं है। इनहेरिटेड है चाहे एक्वायर्ड है, सारी डिवॉल्व हो जाएगी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद ही हो जाएगी। अब अगर किसी ने अपनी जिंदगी में देना है तो वो गिफ्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? गिफ्ट कर सकता है या विल कर सकता है। लेकिन विल जो है वारिसों को नहीं होगी और गिफ्ट जो है किसी को भी कर सकता है। लेकिन गिफ्ट में एक चीज और ध्यान रखना है, वो ये है कि गिफ्ट जो है वो विरासत के उसूलों के मुताबिक नहीं करनी है। जैसे विरासत में हम आगे शेयर पढ़ेंगे ना, 1/8, 1/6, या बेटे को 2:1, बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा, तो उस हिसाब से गिफ्ट नहीं देना है। लोग क्या बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में इसको जमीन को जो है ना अपने बेटों में, ताकि बाद में झगड़ा ना हो जाए। लेकिन कुरान उसको इस तरह का हुक्म देता ही नहीं है, वो मरने के बाद होगा उसकी जायदाद। हाँ, अगर अपनी जिंदगी में देना है उसने, फिर वो तफरीक नहीं करनी है, फिर बेटी और बेटे में तफरीक वो बराबर बराबर देना है। फिर समझ आ गया कि अगर गिफ्ट डीड के जरिए से एक शख्स अपनी जो जायदाद है वो अपने बेटों को या बेटियों को अपनी औलाद में देना चाहता है तो वो बराबर बराबर देगा। इसका भी हमें अहदीस के साथ जो है रेफरेंस मिलता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उन्होंने कहा कि मेरी जो बीवी है वो, मतलब हम अपने एक बच्चे को जो है गिफ्ट हिब्बा करना चाहते हैं और मेरी बीवी चाहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका गवाह बना के रखें। तो प्रॉफिट ने उनसे पूछा क्या आपकी दूसरी कोई औलाद है? उन्होंने कहा हाँ औलाद है। क्या उनको दिया है? क्या नहीं, उनको नहीं दिया, एक ही को देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी चाहती है कि आप इसके विटनेस रहें। तो उन्होंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इस जुल्म में आपका गवाह नहीं बन सकता हूँ। आप बराबरी, जब जिंदगी में अगर देना है बच्चों को तो आपने तफरीक नहीं करनी है। हाँ, इनहेरिटेंस जब होगी तो वो भी तफरीक नहीं है। जब आप देखोगे एक लड़की का जो है जहाँ आधा हिस्सा यहाँ है तो वो दूसरी जगह जो है और ऐड हो जाता है, वो बराबर हो जाता है। तो इसके अलावा भी जो है इसमें है मुस्लिम्स में ये है कि मेल को जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेनेंस की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेल को है। जैसे मान लो फीमेल है, एक ए और बी है, इसको 100 रुपये है, इसको 50 है। ये मेल है, ये फीमेल है, 2:1 का हमने दे दिया। लेकिन मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों का जो है जिम्मे जो है वो मेल को है, फीमेल को नहीं है। मतलब माँ बाप का भी है, इसको फादर मदर भी है, औलाद भी है और इस बीवी का भी जिम्मा है। तो इसलिए जो है ये शेयर जो है इस तनासुब से दिए गए हैं। और फिर ये जो है ये वाली जो है फीमेल अगर है, ये जब दूसरे घर में अगर शादी हो जाएगी तो फिर उधर भी हस्बैंड की डेथ के वो जो है उसमें, या इनके बच्चे की अगर डेथ हुई तो फिर मदर को कैसे जाएगा, हस्बैंड का कितना जाएगा, तो वो उस हिसाब से जो है वहाँ पे जो है ऐड होता है। तो ये विल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अच्छा, गिफ्ट के बारे में बोल रहे थे। तो जिंदगी में अगर गिफ्ट करना है तो बराबरी करनी है। हाँ, मरने के बाद जो है, और मरने जो है ना, जो जनरली इंसान क्या बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी में ही इसको बच्चों में दूंगा, तेरा जिम्मा ही नहीं है। ये जिम्मा किसका है? वो भाई बहनों का है, वो जो उसके वारिस हैं उन्होंने देना है। और वहाँ पे भी जो है बहनों को हम जनरली देखते हैं कि नहीं हिस्सा दिया जाता। अभी थोड़ा ये टाइम हुआ जब से जो है कागजों में अभी लाया है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली अभी भी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ ये कहा जाता है कि वो अपने अपने घरों में आबाद है ना। ये चाहे हिंदू सक्सेशन में है या मुस्लिम्स में है,
अपने अपने घरों में आबाद हैं, या वो समझते हैं कि अब क्यों वहाँ उनसे लेके जो है भाइयों के साथ भी झगड़ा करेंगे, या यहाँ इतना झगड़ा हो जाता है कि भाई बोलते हैं अगर हिस्सा मांगा तो फिर इधर नहीं आना, तो माँ बाप के घर का भी उसका आना जाना खत्म हो जाता। तो ये जो है इसमें जो है ये सीधा सीधा जो है गलत कर रहे हैं, और सीधा कुरान उसी सूरह निसा में दिया गया है कि ऐसे लोग जो हैं जो ये करते हैं वो जहन्नम में जाएंगे, उनका जो है ठिकाना जो है और वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये जो है कितना बड़ा गलत चीज़ है, और इस लापरवाही में हमारे सभी लोग, वो मतलब शख्स जो है, जो खतीब है, जो कहीं हमें मस्जिद में खिताब भी करता है, तो बोलता तो है वो, लेकिन प्रैक्टिकली अमल हम नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। तो उसमें जो है हमने बड़ा मोहतात रहना है, और सीधा ही है कि हम किसी का हक खा रहे हैं, और ये हक ना हज से इसकी तलाफी होगी, ना नमाजों से होगी, किसी से भी नहीं होगी। ये ऐसा है, ये तौबे से माफ नहीं होता है। हाँ, ये कोई तौबा करेगा हज पे जाके जो है वहाँ जो है तौबा करेगा और बोलेगा कि मैं अब फ्री हो गया, नहीं, ये हक अदा करना है। और जनरली एक और चीज करवाते हैं, माफ करवाते हैं, बहनों ने जी माफ कर दिया, वो नहीं है माफ। जैसे बाप ने जिंदा दामी बेटियों को उसका कुछ जमीन के वक्त सर, हाँ, तो बाद में क्या उनको जमीन देना ना वो गलत है, वो गलत है। बाप ने अगर मान लो जनरली कहा जाता है कि मैंने जी बेटी की शादी करवाई, नहीं उसके अलावा या उसके अलावा दे दिया, वो सारा गिफ्ट में है, वो गिफ्ट में है, उसके साथ इनहेरिटेंस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं, ना वो गिफ्ट जो है भरपाई करेगा इसकी। अगर सर जमीन की जितनी वैल्यू होगी, हाँ, उतनी अगर दे रहे उनको, वो जो है ना, आप बोलते हो कि एक कंडीशन, प्रैक्टिकल कंडीशन ये भी आती है कि जो है बेटी दूसरे किसी जगह पे शादी कर ली और चली गई, तो अब जो है बेटे जो हैं उन्होंने आपस में हिस्से करने हैं, तो बेटी को जो है वो ये सोचते हैं कि जितनी उसका हिस्सा बनेगा उसका जो है, पहली कंडीशन जो है उसमें उसका मुत्तफिक होना बहुत ज़रूरी है, वो रजामंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको थोप दिया जाएगा वो फैसला। अगर वो रजामंद होती, अगर वो बोलती है कि मैं हिस्सा ही लूँगी, तो हिस्सा देना है। हम जनरली क्यों बोलते हैं बहनों को ही कि आप माफ, मतलब बहनों ने माफ़ कर दिया, भाई भी तो माफ़ कर सकते, भाई भी माफ़ करे ना, करता है कोई भाई माफ़? एक जो है, मान लो एक बंदा है, इसका जो है ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, और ये एक डॉटर है। विरासत जनरली क्या है, ये जितने भी अमीर होंगे, मान लो एक अमीर है, एक गरीब है, एक बाद में कहीं फॉरेन बैठा हुआ है, और डॉटर है, जनरली हम क्या बोलते हैं कि ये हिस्से जो है कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ये माफ़, इसने माफ़ कर दिया, और वो भी अपने वो जो है उस इमोशंस में आके हाँ माफ़ कर देती है। तो पहले जो है, और लेकिन ये जो है, एक तो फॉरेन में है, एक बहुत ही अमीर है, एक गरीब है, क्या ये उस तनासुब से फिर बाद में देते हैं? नहीं, अमीर भी नहीं अपना हिस्सा छोड़ता है, नहीं छोड़ता है ना, बाप की ज़मीन जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जब ये नहीं छोड़ता है तो इसको क्यों बोलते हैं कि आप छोड़ दो? और अगर इसने छोड़ दिया भाई समझ के, तो इसके बच्चों का क्या कसूर है? इनका तो शेयर था, इनके बच्चों को, इसकी डेथ के बाद इनके बच्चों को जाता ना, तो उन्होंने क्या गुनाह किया है कि वो जो है माफ जो है उसने करके जो है वो पहले बहन को दो, उसके बाद अगर वो आपको किसी वो, और वो ये बहन जो है जरूरी नहीं है कि सबको दे, वो किसी को गिफ्ट दे या कुछ को गिफ्ट भी दे सकती है, अगर उसका इंतकाल हुआ वो सारा कुछ बाद में है, तो गिफ्ट भी हाँ वो गिफ्ट में। लेकिन अगर पहले ही प्लान ऐसा कर दिया है, नियत खराब, वही है ना, इन्नमल अमालु बिन्निया, इन्नमल अमालु बिन्निया, नियत पे जो है। और एक चीज़ जो है एसेंस होती है हर किसी चीज़ की, जैसे मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है
कि उसके अगेंस्ट अगर कोई कानून हम बना देते हैं तो वो स्ट्रक डाउन होता है ना। इसी तरह से एसेंस है कुरान में भी, जस्टिस का है, किसी का हक नहीं खाना है। तो अगर आप पहले ही वो प्लानिंग ऐसी बना दोगे, बहन को इधर से देंगे, उधर से गिफ्ट के जरिए से वो वापस लेंगे, तो वो उस एसेंस के खिलाफ हो जाता है। हाँ, तो अब इसने सवाल किया था कि अगर उसको जो है वो हिस्सा दिया जाएगा, हाँ अगर बहन रजामंद है तो तब उसको लिक्विडेट करके, मतलब उसको पैसे की शक्ल में उसकी वैल्यू बना दो, तो उसको जो है वो चाहे फिर कोई भाई दे या मिल के दे, वो उस हिसाब से जो है एक सूरत जो है हम बोल सकते हैं कि, क्योंकि उसको उतनी वैल्यू, लेकिन उसमें भी देखना है कि जितनी वैल्यू है, ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी हो 10 लाख की तो भाई अपना हिस्सा जो है वो 2 लाख बना दे, बोले 2 लाख है तो बस 2 लाख दे दो। तो हर चीज में जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो माने। हाँ, मार्केट वैल्यू उठाओगे, मतलब वो स्टैंप ड्यूटी हमारी कम होती है तो उठाओगे जो है वो स्टैंप ड्यूटी दे के, तो ये खुद ही अपने आप से ही वो आपने खुद देखना है कि ये करना है। तो जैसे यहाँ पे हुआ ना सर, जैसे म्यूटेशंस हुए हैं। हाँ, बाद में हम सवाल लेते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे कि 3 चीजें जो है, पहला था कि उसका जो है बरियल एंड फ्यूनरल होना चाहिए उसके तरके में से। सेकंड क्या था, क्लियरेंस ऑफ डेट्स होने चाहिए। और तीसरा था एग्जीक्यूशन ऑफ विल, और विल की लिमिट जो होगी वह 1/3 होगी। और विल का इंप्लीमेंट करना जो है जरूरी है पहले, उसके बाद फिर वरासत तकसीम होगी। हाँ, और वो जो वारिस हैं उनको नहीं होगी। उसके बाद जो है आप ये नोट करके रखता हूँ, मैंने क्वेश्चन नोट किए थे, मैं लास्ट में पूछूंगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये 3 चीजें करने के बाद अब इनहेरिटेंस को जो है, जो तरका जो वर्सा जो है वो तकसीम होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है हमारे पास जब हम देखते हैं तो हमारे पास 3 किस्म के इस्लाम एक जो है हेयर्स है, काइंड्स ऑफ हेयर्स। नंबर पहला है कुरानिक शेयरर्स। सेकंड आ गया रेजिड्यूरीज, और थर्ड आ गया डिस्टेंट किंडरेड। जो सूरह निसा में बताया था ना मैंने कि सूरह निसा की जो है जो आयात हैं 10, 11 वगैरह, उसमें कुरानिक शेयरर्स की तफसील दी गई है। इनको हम शरीयत में ज़िविल फुरूज कहते हैं। ज़िविल फुरूज मतलब ये वो शेयरर्स हैं जिनका कुरान ने फिक्स कर दिया है। इनका जो है इसमें जो है इसमें 4 मेल आते हैं और 8 फीमेल आते हैं। 4 मेल और 8 फीमेल आते हैं। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। तो कुरानिक शेयरर्स वो शेयरर्स हैं जिनका शेयर फिक्स्ड है। तो इसमें मेल और फीमेल टोटल जो है ये 12 जो है ऐसे रिश्ते हैं जिसमें जो है जिनको ज़िविल फुरूज कहते हैं। तो उसके बाद जो है रेजिड्यूरीज, असबा या असबात, तो ये वो हैं जिनका कुरानिक शेयरर्स को देने के बाद जो बचता है वो रेजिड्यू एज ए रेजिड्यू इनके पास जाता है। तो इसमें जो है जो कैटेगरीज इसमें हैं तो वो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन है। तो इनके देने के बाद इनको जाएगा, लेकिन कुछ असबात, कुछ रेजिड्यू ऐसे हैं कि वो यहाँ जो कुरानिक शेयरर्स हैं उनके होते हुए कुछ यहाँ से समझो डिलीट हो जाते हैं, उनको शेयर नहीं मिलता है। कुछ असबात ऐसे हैं जैसे सन है, सन की मौजूदगी में कुछ असबात ऐसे हैं यहाँ उनको जो है नहीं मिलता है। और तीसरा जो है डिस्टेंट
किंड्रेड है जिनको जिविल अरहाम कहते हैं। ये वो रिलेटिव्स हैं जो दूर के हैं और जो न कुरानिक शीरर्स में आते हैं, ना रेजिड्यूस में आते हैं, ना असबात में आते हैं। इनको जिविल अरहाम कहते हैं। ये मोस्टली जब आप इनकी डिटेल देखोगे, रेजिड्यू में जो है ये मेल लिनिएज के बंदे हैं और ये मोस्टली फीमेल। तो डिस्टेंट किंड्रेड पे नौबत बहुत कम आती है। जनरली इन्हीं दो में शेयर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां नहीं आती। सिचुएशन ऐसी है तभी तो रखा गया है। लेकिन जब हम जनरली देखेंगे ना हमारे समाज में, तो हमारे समाज में जो है इन दो के ज्यादा वो जो रोल होता है। जब ये नहीं हूं और ये भी नहीं हूं, तब उनके पास इसमें क्या आते हैं, इसमें जैसे नवासे हैं, भांजे भांजी वगैरह, मामू फूफी वगैरह जो है, जो माँ के रिलेशंस के हैं ना, या फीमेल के रिलेशंस के। जैसे एक ए है, उसकी डॉटर है, तो डॉटर्स के सन आगे, ठीक है, या बहन के बच्चे, या फिर जो है मामू या फाल्स ग्रैंडफादर जो है, फाल्स ग्रैंडफादर जो है वो ग्रैंडफादर है जिनके रिश्ते में बीच में ना कोई फीमेल आती है हमारे। हाँ, जैसे मान लो फाल्स ग्रैंडफादर में जो है ना बीच में माँ आ गई, तो नाना जो है मतलब वो रिश्ता जो एंसेस्टर हमारा है ना कोई, उसके बीच में अगर कोई फीमेल आती है तो उनको फाल्स बोलते हैं। हाँ, तो वो जो है उसमें, तो ये जो है जिविल अरहाम जो है ये हमें ज्यादा नौबत नहीं आती है। तो अब हम एक एक करके जो है पहले कुरानिक शीरर्स को देखेंगे कि कुरानिक शीरर्स जो हैं, जो शीरर्स हैं, जो जिविल फरूज हैं, वो कौन कौन से हैं। शीरर्स जिविल फरूज, ये 8 मैंने बताया। सबसे पहला हम लेंगे हस्बैंड और स्पोस में से हस्बैंड लेंगे। हस्बैंड जो है इसकी आगे जो है 2 सिचुएशनें आएंगी। विद चिल्ड्रन में इसको टिक करूंगा और विदाउट चिल्ड्रन जो है इसको कट करूंगा। हस्बैंड जो है, तो जब मैं हस्बैंड की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब जो है डिसीज कौन है, वाइफ, मतलब इसकी बीवी का इंतकाल हो गया। अब हस्बैंड को कितना शेयर मिलेगा, क्योंकि ये कुरानिक शेयर है तो इसलिए पहले इनको मिलेगा हिस्सा। तो एक वाइफ है, एक लेडी है, उसकी डेथ होगी, अब उसका हस्बैंड है, तो अगर बच्चे हैं तो फिर 1/4 चौथा हिस्सा मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/2 निस्फ मिलेगा। हस्बैंड को अगर बच्चे हैं तो 1/4, अगर बच्चे नहीं हैं तो 1/2। तो देखो मतलब जब इंतकाल आप करोगे कितनी सिचुएशनें आती हैं। बच्चे हैं तो फिर कैसा होगा, फिर डिफरेंट होगा, बच्चे नहीं हैं तो फिर डिफरेंट। अब वाइफ है मीन्स हस्बैंड की डेथ हुई, तो वाइफ का जो है 1/8 और 1/4। अगर बच्चे नहीं हैं 1/4, अगर बच्चे हैं तो 1/8। उसके बाद तीसरा फादर को कितना मिलता है, 1/6। इसमें भी जो है ना कंडीशन आ जाती है कि 1/6 अगर बच्चे हैं, 1/6 अगर बच्चे हैं, और अगर यहां अगर मुज़क्कर औलाद हो, अगर बेटा है 1/6, अगर बेटी है 1/6 प्लस कुछ और बचेगा वहां, तो वो रेजिड्यू जाएगा एज ए रेजिड्यू। मतलब कुरानिक शेरर जो है, कुछ कंडीशनें ऐसी हैं कि कुरानिक शेरर्स जो है वो एज ए रेजिड्यू भी आ जाता है। और अगर औलाद नहीं है तो सारा जो है वो बाप को जाएगा। तो वो उसको उस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आप रेजिड्यू भी दोगे तो फिर वो
बाप को जाएगा। चौथा मदर, मदर को कितना है 1/6, 1/8 बीवी को है, 1/6। के लिए सॉरी, लेकिन एक कंडीशन हो रहा है ना सर, अगर फादर ही हो खाली, हाँ। कोई भी नहीं हो, कोई भी है तो वो मैंने बोला ना कि अगर बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो टोटल उसी को चला जाएगा। हाँ, वो पूरा का पूरा उसी को चला जाएगा। हाँ, फुल वो जाएगा उसी को। तो मदर जो है 1/6, अगर बच्चे हों या भाई बहन भी हों, क्या भाई बहन भी हों, तो उसको 1/6 जाएगा। और 1/3 अगर बच्चे और ये जो है भाई बहन और या एज ए वाइफ या हस्बैंड वो नहीं है, तो 1/3। और उसके अलावा एक और कंडीशन आती है, लेकिन वो रेजिड्यू में, वो बाद में हम देखेंगे। मदर, फादर, वाइफ, और उसके बाद अब कौन बचता? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को जो है, ये मैं बताना चाहता हूं अब यहाँ पे कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि बीच में बाप अगर है, मतलब ये एक उसूल है कि नियरर्स एक्सक्लूड्स द रिमोटर्स। अगर ये है ए, इसका फादर है और ये इसका ग्रैंडफादर आ गया, ठीक है। अगर फादर मौजूद है तो ग्रैंडफादर को नहीं मिलेगा। अगर फादर नहीं है और सन भी नहीं है, नीचे सन भी नहीं है, मेल लिनिएज में नीचे भी नहीं है, तब जाके ग्रैंडफादर को मिलेगा। तो ये जो है ग्रैंडफादर को जो है इस सिचुएशन में मिलेगा। एक और जो इंपॉर्टेंट है वो हम पहले डॉटर लेते हैं, फिर दूसरा डॉटर। डॉटर जो है ये कुरानिक शीरर्स में है। क्या है? कुरानिक शीरर्स में अगर डॉटर एक हो तो उसको आधा हिस्सा मिलता है। कितना मिलता है? हाफ। अगर एक ही है, लेकिन शर्त इसमें यह है कि बेटा ना हो, मतलब साथ उसका जो है बेटा अगर नहीं है, तब जाके जो है इसको आधा हिस्सा मिलेगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो उसको 2/3 मिलेगा। जब 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं है। अगर बेटा होगा तो वो बेटा जो है इसको कुरानिक शीरर से उठा के कहाँ ले जाता है? रेजिड्यूस में ले जाता है। तो वो जो है वहां पे फिर मतलब कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां एक कुरानिक शीरर रेजिड्यू बन सकता है? वो यही है कि जब डॉटर होगी और उसके साथ उसका बेटा भी होगा ना, सन भी होगा, तो सन की मौजूदगी में बेटी जो है वो रेजिड्यूस में आती है। अदरवाइज अगर वो खाली बेटी एक है तो आधा, और अगर ज्यादा है तो 2/3। इसके बाद जो है पहले में एक हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर और डॉटर जो है, ये जो है ना वो प्राइमरी शेयरर्स हैं। प्राइमरी शेयरर्स है। प्राइमरी शेयरर्स मतलब इनको हर सूरत में मिलता है, मिलता ही मिलता है इनको। इनके साथ एक रेजिड्यू में से सन ऐड होता है, वो भी प्राइमरी शेयरर्स, प्राइमरी हायर्स में आता है। तो ये 6 जो हैं इनको हर सूरत में मिलता है। जो बाकी हैं जैसे ग्रैंडफादर अभी हमने पढ़ा, अब ग्रैंड मदर को लेते हैं। ग्रैंड मदर दोनों आएंगी, चाहे पैटर्नल है या नाना है, नानी है, दादी है या नानी है, इनको भी वो कंडीशनल आता है। मतलब ए है, ये मदर है इसकी, ये उसकी ग्रैंड मदर आ गई, ठीक है, मैटरनल। ये फादर है, ये ग्रैंडफादर। फादर के होते हुए ग्रैंडफादर को नहीं जाएगा, या सन के होते हुए जो है उसको नहीं जाएगा। इसी तरह से मदर के होते हुए ग्रैंड मदर को नहीं जाएगा। तो ये चीज हमने याद रखनी है कि जो नजदीकी
ताल्लुक है, जो नज़दीकी रिश्ता है, वो दूर के रिश्ते को एक्सक्लूड करवाता है। वही है जो मैंने बोला कि नियरर एक्सक्लूड्स द रिमोटर। ग्रैंड मदर आ गया, उसके बाद जो है ग्रैंड डॉटर, पोती। पोती का जो है हिस्सा डॉटर की ही तरह है, लेकिन कब मिलेगा? जब सन और डॉटर ना हो। अगर वो नहीं है तब जाके मिला, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। ये यूट्रीन ब्रदर है एक, फिर है यूट्रीन सिस्टर, और उसके बाद जो है रियल ब्रदर और सिस्टर, रियल ब्रदर नहीं सिस्टर, रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर या कंसंग्यून सिस्टर जिसको बोलते हैं। कितने आ गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो है। अब मैं सिर्फ आपको सिर्फ इतना बताऊंगा यूट्रीन ब्रदर और ये क्या है। ये अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर आगे चलता हूं। ये मान लो मेल है, ये फीमेल है, तो ये भी मेल फीमेल है, मेल फीमेल। ये यहां पे जो है फीमेल है, इसका यहां एक बच्चा है, ठीक है, सन है। ये जो है इसके साथ इसका बच्चा हुआ है, मतलब ये जो है ये मदर है और ये फीमेल है और ये मेल है, फादर है। तो जब ये जो है इसने अब यहाँ से डिवोर्स लेके अब इसके साथ शादी की, ठीक है, तो अब यहाँ भी इनका एक बच्चा हो गया, सन या डॉटर कोई भी है। तो ये आपस में जो है यूट्रीन ब्रदर है, हाँ, एक ही रहम से पैदा होने वाले बच्चे हैं ये आपस में, हाँ, इनको अखियाफी भाई बहन भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेल ये है, इसने एक और शादी की, ये मान लो खाली फीमेल है, इसकी ये दूसरी बीवी है, ठीक है, ये दूसरी बीवी है, इसके साथ भी इसके बच्चे हैं, ठीक है। बाप इनका क्या है? एक ही है ना, मेल एक है लेकिन माए 2 है। तो इनको जो है क्या बोलेंगे? पैटर्नल सिस्टर, हाँ, इनको जो है, हाँ, वो बोलेंगे पैटर्नल सिस्टर है। ये जो है एक बाप से है, एक बाप से बच्चे जो हैं उनका, और रियल हो गया जिनकी एक माँ और एक बाप होगा। तो इनका शेयर भी जो है इसी तरह से 1/6 है, 1/2 है, लेकिन इनका जो है कब मिलेगा? जब प्राइमरी हायर्स नहीं होंगे तब जाके जो है उनके मिलेगा। दूसरी कैटेगरी थी रेजिड्यूज की। रेजिड्यूज में सबसे पहला आता है सन। सन कुरानिक शीरस जो फर्स्ट कैटेगरी जो है ना, उसमें सन नहीं आता है, बेटा जो है रेजिड्यूरिस में आता है। लेकिन इसका इतना इंपॉर्टेंट वो जो है रोल है कि इसका शेयर जो है उनसे भी ज्यादा बन जाता है। तो पहला कैटेगरी सन है। तो सन में क्या है कि सन और उसके बाद सन 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 सन, ये है कि हाउ लव सो एवर्स, जितना आगे जो आप चलोगे। जनरली अगर हम देखेंगे हमारी लाइफ में 3 नस्लें ही, मतलब आम तौर पे 3 नस्लें ही पाई जाती है, कहीं कहीं चौथी भी आ जाती है जिसको हम परदादा लगड़दा। 4 से ऊपर मुझे नहीं लगता है जनरली वो होता है। तो और सन का शेयर कितना है? इसका शेयर कितना है बताओ? बेटी से डबल है, लेकिन इनका शेयर फिक्स नहीं है, इनका रेजिड्यू है, जो कुछ बचेगा तो वो उसका। तो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर सन है तो फिर वो डॉटर को वहां से उठा के इधर लाता है, तो फिर वो शेयर जो है 2:1 बन जाता है। मतलब 2 हिस्से मेल को और एक जो है बहन को, तो इस तरह से जो है वो हिस्सा बन जाता है और वो अपने कुरानिक शेयर से उसको उठा के रेजिड्यूस में लाता है। दूसरा जो है फादर है। फादर को भी यही है रूल कि रेजिड्यूस में जितना बचेगा, लेकिन बेटे की मौजूदगी में
बाप को सिर्फ कुरानिक शीरर मिलेगा, रेजिड्यू नहीं मिलेगा। तो बेटा मौजूद है या बेटे का बेटा, बेटे का बेटा वो मौजूद है, तो उसमें फिर फादर को नहीं मिलेगा। तीसरा जो है ब्रदर, भाई, मरने वाले का भाई जो है सन की मौजूदगी में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, फादर की मौजूदगी में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। उसको मिलेगा जब ये दो नहीं होंगे, उसके बाद जो है ब्रदर को मिलेगा। और चौथा जो है, जो जिसको अंकल बोलते हैं या फादर्स ब्रदर, चचा, मेल लीनिएज के जो है, तो इनके आगे जो है जितनी जो है वो, हाँ, इनके बाद जैसे ब्रदर है, फिर ब्रदर का सन, फिर ब्रदर के सन का सन, तो इसी तरह से अंकल, अंकल का सन, अंकल के सन का सन। लेकिन ये जो है जब ये मौजूद होंगे फिर नहीं मिलेगा। तो जनरली ये अगर मौजूद नहीं है तो ये तो होता ही है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मोस्टली हमें, बहुत कम सिचुएशन में हमें इधर जाने की नौबत आती है जब ये नहीं होते हैं। तो इसके बाद जो है अब हम एग्जांपल्स में लेंगे। मान लो ए है, एक बंदा है जिसकी डेथ होगी, इसकी वाइफ है, मदर है, फादर है, सन है, D1 है और D2 है। एक बंदा जो है जिसकी डेथ हुई, ये डिसीज्ड है, ठीक है। डिसीज्ड की जो है मदर भी है, फादर भी है और वाइफ भी है, सन भी है। आप मुझे एक एक करके बताओ, फादर को कितना बनेगा? 1/6 जाएगा फादर को, ठीक है। क्यों 1/6? क्योंकि फिक्स ईयर है और औलाद है इसकी, इसलिए 1/6 जाएगा। मदर को 1/6 इसको भी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर औलाद है तो 1/6 जाएगा। विडो को 1/8, क्यों 1/8? क्योंकि बच्चे हैं। तो पहले ये जो है कुरानिक शीरर्स में जाएगा। यहां डाटर कुरानिक शीरर नहीं है क्योंकि सन मौजूद है, सन की मौजूद में ये रेजिड्यू है। पहले सारी चीजों का ये हिस्सा निकलेगा, अब जो बचेगा वो इनमें तकसीम होगा। और वो तकसीम क्या होगा? 2:1 के। मान लो फिर हम एक एग्जांपल अलग से लेते हैं। 24 नहीं, हम जमीन का नहीं, इसमें हम थोड़ा पैसों का लेते हैं कि हमारे पास जो है, मान लो जो डिसीज्ड है उसके अकाउंट में जो है कितने हैं? 2 लाख। हाँ, 2 लाख। पहला सबसे पहले क्या करना है हमने? क्या करना है? मैंने पुरानी शेयर्स को नहीं, पहले फ्यूनरल का देखना है, पहले तजहीज और तकफीन पे करना है। मान लो 10,000 इधर खर्च हो गया, एक 90 बच गया ना। पहले हमने जो है ये फ्यूनरल्स और ब्यूरल्स में 10,000 खर्च। अब इसका डेट है, कर्जा है। कर्जा जो है मान लो हम 20,000, 70 बचा, 20 नहीं, हम 18 करेंगे ताकि हमें डिवीजन आसान रहे। तो ये कितना बचेगा? 2 और 7, 1,72,000 जो है। विल है ही नहीं, ठीक है, विल नहीं है। अब हमारे पास कौन से शीरर्स है? फादर है, मदर है, विडो वाइफ है इसकी, सन और डॉटर है। फादर को 1/6, मदर को 1/6, विडो को 8। इसका पहले 172 का जो है आप ये निकाल दो शेयरर्स। एक काम करते हैं आसानी के लिए, हम और इसको ना करेंगे, यहाँ
एक ही रखते हैं, 1 लाख रखते हैं। यहाँ 90,000 बचा, अब इसको 72,000 बचा, तो 72,16 कितना आएगा? 6 दूने 12, 12 छके 72, तो इसका कितना आ गया? 12,000। माँ का भी 12,000। इसका जो है 8 नए 72, 9,000। तो ये कितना बन गया टोटल? 33,000। 33,000 आ गया ये। यहां ये करने के बाद 33,000 जब आ गया, अब हमने सन्स और डॉटर को देखना है। इस टोटल में से उसको नहीं करना है। जो अब कितना बचा? 39,000 बचा। करेक्ट, देख लेना। अब 39,000 में सन कितने थे? 1 था, और डॉटर कितनी थी? 2 थी। कितने शेयर बन गए ये? 2 इसके 1 3, हाँ 4 हो गए ना। तो 4 से इसको डिवाइड करो। जीरो और ये आ जाएगा कितना? 9,750। तो 9,750 एक डॉटर को मिलेगा, 9,750 दूसरी को, और बेटे को 2 हिस्सा मिलेगा। 9,750 बेटे को मिलेगा। हाँ, तो ये जो है अब कितना आ गया? 12,000 फादर को, मदर को 12,000, 9,000 बीवी को, और 9,750 डॉटर को। और देखो अब जो है ये रेजिड्यू में था, सन था ना, इसका शेयर सबसे ज्यादा आ गया। सन को सबसे ज्यादा आ गया शेयर ये। और उसके बाद जो है इनका माँ बाप का, फिर बेटी, और इस तरह से वाइफ का। ये शेयर्स जो है इस तरह से एक। अब हम एक कनालों में लेंगे। अब थोड़ा सिचुएशन को चेंज करते हैं। ए है, इसका फादर है, वाइफ है, और 2 डॉटर्स हैं। कितना हिस्सा बनेगा फादर का? 1/6। फादर का आ गया 1/6। मदर है ही नहीं, विडो का 1/8, और डॉटर का 2/3 आएगा, क्योंकि 2 है ना। अब ये हिस्सा टोटल करो, आप शेयर देख लो पूरा होता है नहीं होता है। कितना आएगा इनका वो एलसीएम? 24। अब 6 4 आएगा यहाँ, 3 यहाँ, और 16। ये कितना बन गया? 16 4 20, 20 3 23। 23/24। अब हमें एक हिस्सा बच रहा है ना, 1/24 तो बच रहा है। हाँ, इसमें क्या करेंगे? अब असबा में कोई नहीं है, रेजिड्यू में है ही नहीं, इतने ही हमने बता दिया। इसमें जो है ये कंडीशन सिर्फ कुछ ही जगहों पे आती है जहां हमें हिस्सा बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसके लिए जो है हम डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द या डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल जो है उसमें अगर ज्यादा हो गया, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द में हम क्या करते हैं? जैसे ये 4/24 आ गया ना, 3/24 और 16/24, तो इसको जो है, इस जो न्यूमिनेटर है इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये टोटल ये हो गया। तो फिर 4/23 और 3/23 और 16/23, इस तरह से जो है ये खुद ब खुद जो है वो डिवाल्व हो जाता है, पूरा हिस्सा बन जाता है। किसी कंडीशन में ये बढ़ भी जाता है,
तो फिर उस कंडीशन में जो है दूसरी डॉक्ट्रीन है, उसमें डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल कहते हैं, AUL या एन वाव लाम। तो उसमें जो है हिस्सा जो है जो जैसे इसमें था उसमें ज़्यादा आएगा, मान लो ये आएगा, तो फिर इसको जो है हम नीचे यहाँ लाते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के बाद लाते हैं, तो ये हिस्सा खुद ब खुद जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब कुछ चीज़ें जो है हमने देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम कुछ जो हम इंतकाल करते हैं ना, मोस्टली हमारे 60-70% बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हो जाते हैं। मतलब हमारे पास सिचुएशन ही ऐसी होती है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन एक मदर के होते हुए गलती करते हैं या फादर को नहीं इंक्लूड करते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि एक की डेथ होगी, इसकी वाइफ थी और इसके बच्चे थे, तो हम क्या करते हैं जनरली बस इतना ही करते हैं। लेकिन हमने इसमें देखना है कि अगर फादर मदर मौजूद हैं तो होता क्या है कि हमारी जो ज़मीन है, चूंकि आप ज़मीन से वो मुंसलिक हो, तो मोस्टली जो है फादर जब डेथ हो जाती है उसके बाद ही इनहेरिट करता है ना ये वाला बंदा बाप से, तो ये गुजर गया होता है। लेकिन सिचुएशन कभी ऐसी आ सकती है कि ये अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो सकती है, उसने अपनी खरीदी, सेल डीड कर दी, आपने खरीद दी, बाप मौजूद है तो इसकी डेथ होगी। अब जो उसकी जो वो प्रॉपर्टी थी जो अभी इनहेरिट इसने इससे नहीं की है, क्योंकि इनहेरिट की नहीं है, इसकी सेल्फ एक्वायर्ड ही है, तो उस टाइम जो है ये इंतकाल में ये वारिस बाप भी बन सकता है, माँ है तो माँ बन सकती है। तो ये नीचे वाले डिसेंडेंट तो ये नीचे वाले तो होते ही होते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 60-70% केसेस तो ऐसे होते हैं कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, लेकिन आजकल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी है, तो उसमें ये जो सिचुएशन जो है चेंज होगी। तो इसमें जो है अब हम एक जो है अगर ज़मीन का लेंगे, मान लो ए है, इसका बाप मौजूद है, इसकी वाइफ है और इसके एक सन है और 2 सन रख लो, एक डॉटर है, और ज़मीन हमारे पास है मान लो 2 कनाल 8 मरला। पहले इसको कन्वर्ट करोगे आप मरलों में, ठीक है, आ गया 48 मरले। तो फादर को कितना जाएगा? 1/6 जाएगा ना, 8 मरला आ गया फादर को, विडो को 1/8, 6 मरला। अब 8 और 6 14 मरले निकल गए, तो 48 में से 34 जो है बच गया, ठीक है। अब इनके हिस्से निकालने हैं, यहाँ पे 1 + 2 + 5 हिस्से बन गए, ठीक है ना, 5 हिस्से बन गए। तो अब 34 को जो है 5 हिस्सों में हमने लेकिन ये 0.8 जो है ना, वो जो है कनालों में वो फिर कन्वर्ट करना है कि कितना आएगा। ये तकरीबन हाँ 6 सही कितना आया था, 4/5 तकरीबन आएगा, मतलब 6.5 कनाल से थोड़ा कम। तो उसको फिर ये जो है इनको 12 से अबो इसको जाएगा, 12 कनाल से अबो उसको जाएगा, 12 कनाल से अबो इसको जाएगा, और 6 सही 3/4 के आसपास इसको जाएगा। इस तरह से जो है वो कनालों में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक और कंडीशन हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि एक वो वाली एग्जांपल लेते हैं जो मसला आया था। अच्छा जो अभी आया था, तो बता दो, एक डिसीज्ड है, उसका कौन कौन से वारिस थे उसके? पटवारी कौन है? हाँ उसकी वाइफ मौजूद है, बच्चे कितने हैं? 2। अच्छा
2 सन है और 2 बेटी है। मदर जिंदा है? फादर? फादर नहीं है। फादर नहीं है, बस इतना ही छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले हमने देखना है कुरानिक शीरर्स कौन से हैं, पहले उनको नोट करना है। मदर और वाइफ, ठीक है ना। मदर को कितना जाएगा? 1/6 था, 1/6 जाएगा मदर को, क्योंकि बच्चे मौजूद हैं। ठीक है, तो 1/6 जो है इसको जाएगा, और इसको वाइफ को कितना जाएगा? 1/8। और ये हिस्से जो है 2 + 2 + 1 + 1, 6 हिस्से ये आ गए। अब जितनी भी प्रॉपर्टी है या जितना भी जो जमीन है या मूवेबल इमूवेबल जो भी है, उसको 1/6 करेंगे। आप जब हिस्से लिखोगे या ऐसे भी लिखोगे आप इंतकाल में 6 हिस्सा, 8 हिस्सा, और बकिया जो बचेगा ना उसमें से इनके कितने हिस्से बनेंगे तो वो आपने बनाने हैं। तो इस तरह से जो है, चाहे शेयर निकालने में हम काबू में आते हैं, फिर इससे बैठ के करार मरने निकाल के रोड डाल दिए हैं बच्चा, वो तो ज़्यादा अच्छा है। अब डिजिटाइजेशन के बाद तो आपके पास सारा कनालों में है, तो अब उस हिस्से, ये टफ है। ये जो रेशनल नंबर में हम निकालते हैं ये थोड़ा टफ है, आम लोगों को पता नहीं चलता है। तो अब तो डिजिटाइजेशन के बाद आपके पास बन चुके हैं हिस्से, तो अब उसको उसकी में जो, जैसे हमने एक एग्जांपल ली ना अभी 2 कनाल 8 मरले की, तो एग्जैक्टली वो करके जो है कंप्लीट करके दे दिया। ये हिस्से हैं, सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में जो है थोड़ा वेरिएशन आती है। अब जो है अगर कोई एग्जांपल और हमें, तो एक जो उसूल जो है कुछ जो है, जैसे डिसेंडेंट्स में जो है ना सन आता है, अगर सन अकेला है तो रेजिड्यू सारा उसको जाएगा। तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं हम। तो इसका जो है ए है बंदा जिसकी डेथ हुई, इसकी मदर है, इसकी वाइफ है, और इसका एक बेटा है। 1/6 1/8, ठीक है। तो 1/6 + 1/8, इसका क्या आएगा? चौबीस आएगा इसका। 7/24 आ गया इनका दोनों का, ठीक है ना। 7 अब कितना बचा हमारे पास? 17/24। 17 हिस्से सारे के सारे सन को जाएंगे। अगर 24 हिस्से में आप इसकी प्रॉपर्टी को डिवाल्व करोगे तो उसमें से जो है 4 हिस्सा जो है मदर को जाएगा, हाँ 4, और उसके बाद जो है 3 हिस्सा जो है इसको जाएगा, और बाकी 17 हिस्से किधर जाएंगे? बेटे को चले जाएंगे। तो चाहे आप उसको लिक्विडेट, इसका इंदराज सिंपल हो जाता है। हाँ इसका इंदराज सिंपल बन जाएगा, इससे वो 3 हिस्से हो सकता है, बिल्कुल उस तरह से कर सकते हो। तो जब कोई बेटी नहीं होगी, अगर बेटी कोई नहीं है तो बेटा सारा रेजिड्यू जो है वो ले जाएगा। इसी तरह से बेटे के बाद सन, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, इस तरह से चलना है। उसके बाद फिर भाइयों के पास, पहले डिसेंडेंट, असेंडेंट्स, और फिर भाइयों के पास जो भाई है डिसीज का। मान लो ये ए है, इसका एक ब्रदर है, इसकी एक वाइफ है, ठीक है। बेटा नहीं है, नई शादी की थी, तो कुछ ही महीनों के बाद जो है डेथ होगी, ठीक है। तो बाप भी नहीं है, ये भी नहीं है, मदर भी नहीं है, तो अब यही है। तो अब इसमें क्या चला जाएगा? वाइफ को अपना हिस्सा, और रेजिड्यू के तौर पे भाई आ जाए, ब्रदर जो है वो, हाँ वाइफ को 1/6 ही जाएगा। हाँ, कुरानिक शीरर जो है नहीं, यहाँ बच्चे नहीं हैं, यहाँ 1/4 जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं है ना, तो 1/4 जाएगा। और हाँ 3-4 इसको जाएगा, इसको ज्यादा इधर मिल रहा है। तो ये जो है ये इस तरह से जो है ये उसूल है। तो इसके बाद जो है
नहीं, उसको जो है अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर उसको, और उस लड़की को जो है ना वो अपने दूसरी जगह से भी शेयर मिल सकता है। और दूसरा जो है लड़कियों का एक, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा, तो एक बेवा को तो शादी का भी हक है ना, वो ऑप्शन भी है। अच्छा, एक और इसी से थोड़ा मेरे जहन में आ गया ये कंडीशन, अभी जो है एक बंदा है, उसने नई शादी की थी, 5-6 महीने के अंदर अंदर उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वाइफ बची हुई है, फादर है, मदर है, वाइफ है, तो लेकिन अनबॉर्न बेबी क्या कौन सा हो गया? हाँ, जो पेट में है, जो अभी पैदा नहीं हुआ वो नहीं, जो आज के बाद आएंगे वो तो सारे अनबॉर्न ही है, जो पेट में बच्चा जो रहम में है। अब इसमें क्या है, आप इसमें आपका जो है जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट जो है ना 15 दिन, तो वो बढ़ जाता है। हाँ, PSCA यहाँ खत्म हो गया, लीगल हेयर सर्टिफिकेट आप बना सकते हो, बनाओगे, इसमें क्या करोगे? नहीं बनेगी, आपने वेट करना है, टिल बर्थ जो है आपने वेट करना है, जब इसकी बर्थ होगी। अब देखो सिचुएशन कैसे चेंज होगी, अगर ये मरा हुआ पैदा हुआ, ठीक है ना, तो इसको कितनी जाएगी प्रॉपर्टी? 1/4 जाएगी, ठीक है ना। मदर को 1/6, इसको 1/6 प्लस अगर रेजिड्यू बचता है तो वो जाएगा। तो अब अगर जो है ये जिंदा पैदा हुआ, सिचुएशन चेंज हो जाएगी ना, 1/6 ये 1/8 1/6 यहाँ जो है बकिया सारा रेजिड्यू इसको जा रहा था, अब बेटा आ गया ना, अब ये सारा रेजिड्यू उसको जाएगा। तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी आपकी वैसे ही बनेगी। अगर डेड पैदा हो गया, पहले तो आपने वेट करना है, तो जल्दी जल्दी जो मर जाता है आप जल्दी बना के देते हो। अगर ये सिचुएशन है, पटवारी को देखो कितना, मतलब इंक्वायर करना है, उसकी प्रेगनेंसी में तो नहीं है। हाँ, ये इंक्वायर कर रहे हैं। इंक्वायर। तो लीगल हेयर जो है ये समझने वाली बात है, इसमें जो है अनबॉर्न बेबी जो है, अनबॉर्न बेबी को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, वो उसका लेजिटिमेट चाइल्ड है, आप डिप्राइव नहीं कर सकते हो उसका जो है लीगल हेयर। फिर आपके ये चारों बन जाएंगे, तो आपकी लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी। तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट जब इशू करते हो आपने ये भी देखना है कि उसके वारिस कौन कौन बनते हैं, वो इस इनहेरिटेंस के रूल के हिसाब से। कभी बाई बन सकता है, जब जनरली हम क्या करते हैं, एक ही डेथ होगी, इसके बच्चे थे, नौकरी के चक्कर में हम क्या करते हैं, बाई को भी इसके साथ जोड़ देते हैं। लेकिन हमने पढ़ा अभी कि सन्स के होते हुए बाई का लीगल हेयर में बनता ही नहीं है, तो वो बनता ही नहीं है, ठीक है ना। बाई लीगल हेयर्स में आएगा ही नहीं, सिर्फ सन के होते हुए नहीं आएगा। हाँ, अगर यही आप सिचुएशन चेंज होगी, ये सन नहीं है, फादर भी नहीं, मदर भी नहीं है, भाई आ गया लीगल हेयर, तो आपकी हर सिचुएशन के हिसाब से लीगल हेयर सर्टिफिकेट। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम राशन कार्ड से देखते हैं लीगल हेयर, राशन कार्ड में उसके साथ है तो हमने लीगल हेयर सर्टिफिकेट बना दी। हमारे सारे जितने भी इशूइंग अथॉरिटीज हैं, तहसीलदार जो हैं, या हमने भी जो किया है, हम क्या देखते हैं, अगर राशन कार्ड में नाम हम बोलते हैं राशन कार्ड लाओ, राशन कार्ड का लीगल हेयर सर्टिफिकेट के साथ कोई लेना देना है नहीं। उसका इनहेरिटेंस में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आए। इसमें सर एक सिचुएशन हो रहा है, अगर अनबॉर्न बेबी डॉटर पैदा होती है, अनबॉर्न, हाँ वो भी है, डॉटर पैदा होगी तो रेजिड्यू नहीं है, उसका सीधा एक ही है 1/2, आधा हिस्सा इसी का चला जाएगा, आधी जायदाद की मालिक डॉटर ही बनेगी, और ये 1/8, और उसके बाद अगर कोई बचता है तो फिर रेजिड्यूज, और उसी तरह से सिलसिला चलेगा। तो ये जो है हर कंडीशन जो है चेंज होती रहेगी। सर इसके लिए रेजिड्यू जो है वो फादर को जाएगा।
किस केस में? जैसे डॉक्टर पैदा हुई हाफ शेयर, हाँ, बेटा नहीं है, फिर अगर बचता है तो रेजिड्यू। इसमें यही है ना कि अगर कुरानिक शीरर देने के बाद कुछ बचेगा तो ही वो रेजिड्यू है, अदरवाइज वो रेजिड्यू नहीं है। तो मुझे लगता है काफ़ी जो है इश्यूज जो है एग्जांपल्स हमारे पास आ गई। डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द भी आ गया। थोड़ा इसमें जो है यही है हमें कि हमें शेयर्स निकालने आने चाहिए और रेशनल नंबर जो है ना इनकी एडिशन किस तरह से करनी है, क्या करना है, और शेयरर्स के बाद जो है रेजिड्यूज को कब कब किस सिचुएशन में, तो जनरल उसूल्स हैं। शेयर डाल के सर जितने बचता है वो क्या बचता है? हाँ, तो कुरानिक शेयर्स में हमने देखा कि फिक्स है कि हमारे पास जो है फादर है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, डाटर की दो कंडीशनें हमने देखी। उसके बाद जो है सेकेंडरी जो उसमें आते हैं, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, फिर है जो है पैटर्नल सिस्टर्स है, मैटर्नल है, बाकी जो है, और यूट्रीन ब्रदर और सिस्टर हमने देखा। तो उसके बाद रेजिड्यूज में जो बचेगा वो रेजिड्यू में जाएगा। रेजिड्यू में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पहला सन है, सन्स के नीचे डिसेंडेंट्स हैं, वो पहली कैटेगरी में आते हैं। फिर दूसरे फादर ऊपर की तरफ जाते हैं हम, फादर, ग्रैंडफादर, इस तरह से। फिर जो है दाएं बाएं जाते हैं, फिर ब्रदर्स, फिर पैटर्नल और दादे की औलाद से चाचा वगैरह उसके उसमें जाते हैं। और फिर जो है इसके बाद भी अगर कहीं जो है ये ना कुरानिक शीरर्स है और ना वो है, फिर जाके जो है वो डिस्टेंट किंडर्स में जो है वो जाएगा। तो और उसके बाद भी अगर नहीं है, अगर डिस्टेंट किंडर्ड भी कोई नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा? एस्टीट हो जाएगा। तो उसमें जो कंसेप्ट है जो इस्लामिक वो हैगा तो बैतुल माल है, इस्लामिक वो नहीं है तो वो गवर्नमेंट को एस्टीट हो जाएगा। तो इस तरह एक और जो है जो जिसका ना माँ है ना बाप है, तो वो सऊदी अरेबिया वहाँ है। वही इस्लामिक स्टेट बोला ना मैंने। ना इसके माँ बाप है ना ये है। तो इसको अरबी में जो है हम ना शरीयत में कलाला बोलते हैं। इसी सूरह निसा की जो है 176 आयत है, उसमें इसका जिक्र है कि कलाला को क्या करेंगे। तो उसका जो है फिर जो है ब्रदर और सिस्टर्स को जाता है। तो ब्रदर और सिस्टर्स में भी हमने वही रखना है कि अगर खाली एक सिस्टर है, अगर एक ही है तो 1/2, दो से ज्यादा है तो 2/3, और अगर ब्रदर मौजूद है तो 2:1। ये कंडीशन जो है सन और डॉटर में आएगी और ब्रदर और सिस्टर्स में आएगी। ये दो कंडीशनों में जो है ये आएगी, क्योंकि ये खूनी रिश्ता होता है, ये खूनी रिश्ता होता है। फादर के साथ मदर अगर जोड़ेंगे वो खूनी रिश्ता नहीं है, इसीलिए वहां डिफरेंट है, वो खूनी। या चाचा के साथ चाची जोड़ेंगे वो नहीं है, ये ब्रदर सिस्टर और सन डॉटर ये जो है इसमें ये आएगा। तो ये जो है इनहेरिटेंस का जो रूल्स है ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। अभी हम समझो वो ना सरसरी चले हैं, इसमें जितना डीप जाओगे उतनी जो है सिचुएशंस आती रहेंगी, कंडीशंस बदलती रहेंगी। फिर असबा में जो है असबा नस्बी है, फिर सबबी है, बहुत कुछ है, फिर डिस्टेंट किंडर्ड्स में है, डिफरेंट है। तो ये एक सिटिंग्स में जो है आप इसको आसानी से, जब बार बार हम सुनते हैं तब जाके कहीं जो है ये थोड़ा जो है दिमाग में बैठता है। और जब प्रैक्टिस करोगे आप, जब फील्ड में जाके जो है आप देखोगे और ये जो सिचुएशंस आएंगी, पहले प्राइमरी हायर्स में उतना टफ नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि प्राइमरी हायर्स में भी हम जो है फादर, मदर और जो वाइफ को जो है इग्नोर ही कर रहे हैं अभी भी। अभी सिर्फ बहनों को ही हमने मसा जो है ना उसमें इंक्लूड किया, वो भी सिर्फ कागजों में।
तो फादर मदर और जो है उसको अभी इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये जो है जिम्मे है कि हमने इसकी इसी तरह से, अगर ऐसा नहीं करेंगे कानूनी तौर पे भी गलत कर रहे हैं तो शरीयत के हिसाब से भी गलत करें। और इम्प्लीमेंट करने वाले कौन है उसको, वो तो ज्यादा जिम्मेदार जो है पटवारी हैं, फिर रेवेन्यू वाले हैं। लोगों को क्या पता, लोगों को ये इतना इल्म सीखा ही नहीं है, तो सीखा भी नहीं है, पता भी नहीं है। जो आप करके दोगे वही। एक गिफ्ट रिसीव किया है हाँ, और सन की डेथ पहले हो जाती है तो फादर जिंदा रह गया, तो फादर उसका हेयर है ना, ये भी फिर उस फादर को जाएगा, ये वापस चली जाएगी। जितना शेयर ये बाप की मौजूदगी में जो है इसको, जैसे सन है ये फादर है, एज पर हिज शेयर। इसने इसको गिफ्ट किया था, हाँ। ठीक है ना, मान लो 5 कनाल किया था बेटे को, बेटे की डेथ होगी, अगर इसका कोई और है, वाइफ वगैरह भी है, तो कुरानिक शेयर के हिसाब से उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा और फादर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये शेयर्स नहीं है, खाली फादर है, तो फादर जब बच्चे भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, कोई नहीं है, तो वो पूरा रेजिड्यू उसको वापस चला जाएगा। लेकिन आपके सवाल के साथ जो है एक और जहन में मेरा आ गया ये कि ए बंदा है, इसके ये सन है, 2 सन है, सन 1 और सन 2। तो सन 1 की डेथ जो है इसकी मौजूदगी में होगी और उसका पोता भी है, यतीम पोता जिसे बोलते हैं। तो क्या उसको प्रॉपर्टी मिलेगी इसकी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सर, फादर हाँ, अगर मौजूद है तो पोते को बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वारिस के होते हुए जो है नीचे जो है फर्दर डिवेलप नहीं होती। और जो मोरिस की जो इसकी जायदाद है ना, उसके लिए वारिस का जिंदा होना जरूरी है। तो इस कंडीशन में जो है पोता जो है इसको ये नहीं, क्योंकि ये पहले मर गया ना, बाप जिंदा था, तो वरासत जो है होती है मरने के बाद। इसके मरने के वक्त जो जिंदा थे उनको वो होगी और पोते को नहीं मिलेगी। ऐसी सिचुएशन में पोते को जब नहीं मिलती है तो जनरली ये कहा जाता है कि इसको डिप्राइव कर दिया जाता है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि ये जो बाकी है दादा जो है, इसके पास 2 ऑप्शन है, गिफ्ट है, दूसरा विल है। वो क्योंकि वो वारिस नहीं है ना, मैंने बोला था गिफ्ट अपने वारिस को नहीं, पोता वारिस नहीं है, ये बाहर उसमें आ जाएगा। तो वो या तो विल कर सकता है, गिफ्ट तो किसी को भी दी जा सकती है, चाहे वो वारिस है या नहीं। सिर्फ इसमें ये देखना है। तो यहां भी वही आ गया जो एसेंस, जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया था ना, कि यतीम की जगह जगह कुरान में ये बताया गया है कि यतीम की किफालत करो, यतीम की मदद करो, यतीम को जो है धक्के ना दो या उसको ये जो है हेल्प करने के लिए। तो इस बंदे के पास जो है ये गिफ्ट और विल 2 चीजें अवेलेबल हैं जिनसे जो है वो इसको जो है वो दे सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये मुस्लिम्स में बाकी में है ना, वो नहीं है, क्योंकि ये हमारा डेथ से रिलेटेड है ना। तो चूंकि यहाँ सन 2 मौजूद था, अब एक कंडीशन में मिलेगी पूरी, वो कब मिलेगी? जब ये नहीं है, एक ही सन है ना। तो हमने बोला था ना कि सन अगर बीच में नहीं है, सन बोला था, तो उस वक्त पूरी उसका रेजिड्यू जो है सारे का सारा इसको जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी है यतीम पोते की, अगर उसका जो है ना चाचा यहाँ जो है, जो बाप का भाई मतलब दूसरा मेल मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको मिल सकती है। तो ये जो है, लेकिन इसकी भरपाई जो है इस तरह से हो सकती है, या गिफ्ट सारी की सारी चले, रेजिड्यू जितना भी है पहले कुरानिक शेयर्स को देने के बाद जितना रेजिड्यू, अगर सन नहीं मौजूद है तो पहली कंडीशन जो पहला ही रेजिड्यू हमने पढ़ा था सन, अगर ये भी नहीं है और बाकी इसका जो है इधर नहीं है, सन्स डॉटर नहीं है या कोई दूसरा नहीं है, तो यहाँ वाली तो पहले यहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये है तो इसका अगर कोई नहीं है तो फिर आगे वो इस तरह से। इसी तरह से दादे का भी बोला था कि ग्रैंडफादर को भी बाप के होते हुए ग्रैंडफादर को नहीं जाएगी। तो यतीम पोते को जो है एक कंडीशन में मिलती है,
जब उसका चाचा न हो। हाँ, तो अगर ऐसे दादा ने देनी होती है, कभी कभी जो है आप ही लोगों से पूछते हैं लोग कि अब जो है कैसे करें, तो इनहेरिटेंस में उस वक्त आपको बता देना चाहिए उनको कि इनहेरिटेंस में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास जो है गिफ्ट और विल जो है आपके पास ऑप्शन है, उसके ज़रिए से आप दे सकते हो। पहला जो है अडॉप्शन है, जो मतलब गलतियां होती हैं, ये भूल गया था। मुस्लिम्स में अडॉप्शन का कंसेप्ट नहीं है। ये जो है लेपालक जो हम बोलते हैं, या पेसर मुतबन्ना, ठीक है ना, मुस्लिम्स में अडॉप्शन नहीं है। अडॉप्शन बिल्कुल जो है अलो नहीं है। अब अगर कोई अडॉप्ट करता है तो वो अगर देना चाहता है तो वो, लेकिन उसको अपना नाम नहीं दे सकता है। मुस्लिम्स में अपना नाम उसको वो नहीं दे सकता है। जैसे हिंदूज में हमने पढ़ा ना कि जो है जब अडॉप्शन होता है तो अडॉप्ट करने वाला और वो जो है वो पूरा हिस्सादार बनता है, लेकिन सिर्फ वो जो नेचुरल फादर मदर होते हैं वहाँ से डिसइनहेरिट हो जाता है, वो एक ही जगह से लेता है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम्स में जो है अडॉप्शन का कंसेप्ट नहीं है। लेपालक या मुतबन्ना जो है उसको नहीं है। आप रख सकते हो, किसी को कोई औलाद नहीं है तो कोई रखेगा, लेकिन उसको अपना नाम और इनहेरिटेंस में उसका हिस्सा, जब वो मरेगा इनहेरिटेंस में उसका हिस्सा नहीं जाएगा, वो इनहेरिटेंस में दूसरे लोगों को चला जाएगा। उस कंडीशन में उसके भाइयों को चला जाता है। हाँ, अगर आप वो अपनी जो है उसमें देना चाहता है तो फिर वो गिफ्ट और विल के ज़रिए से दे सकता है। तो चूंकि वारिस नहीं है तो विल भी कर सकता है। दूसरा डिसइनहेरिटेंस जो आपने बोला कि बेदखली का भी कंसेप्ट नहीं है। एक इंसान जो है जो अपनी ज़िंदगी में, जब उसकी जो है वो अपनी ज़िंदगी में तो पूरा उसका इख्तियार है, अगर उसको अपनी ज़िंदगी में डिस्पोज ऑफ करेगा तो एक बंदा है, तो डिसइनहेरिटेंस का कंसेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मरने के बाद जितने भी उसके वारिस हैं उनमें चाहे उसकी बनती थी उसके साथ या नहीं बनती थी, वो उस पे चला जाएगा। तो बेदखली का कंसेप्ट ही थोड़ा ना इसमें वो डिसइनहेरिटेंस, ये जो इनहेरिटेंस के रूल से टकराता है। तो अब अगर उसने बेदखल किया है, करना है, तो वो जो है गिफ्ट कर देगा, इन दो को गिफ्ट कर देगा। ये बंदा जो है ये इसको अगर बेदखल करेगा, इन दो को जो है इक्वली गिफ्ट करेगा, लेकिन उसमें उसने देखना है कि कहीं ज्यादती तो नहीं मेरे से हो रही, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वो वैसा है, मतलब ऐसा है कि उसने जो है तंग किया है, शराबी है, या बिल्कुल वैसा है कि उसको चारा ही नहीं है कि उसको डिसइनहेरिट करने का, तो फिर इनको अपनी जिंदगी में डिस्पोज ऑफ कर दे अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। लेकिन जब मर गया अब ये सारे हिस्सेदार हैं। अब चाहे वो जो है इसके साथ बनती है या नहीं बनती, उसी को जिस इनहेरिटेंस किया फिर कहाँ जाएगी बात? ये आपके पास मुझे लगता है ऐसे केसेस ना एक ही बंदा है इसका, नहीं कर सकता डिसइनहेरिट। मैंने कहा ना डिसइनहेरिटेंस का कंसेप्ट ही नहीं। उसका वो दावेदार नहीं, उसको रूल्स मालूम नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने फिक्स किए हैं शेयर, अल्लाह ने फिक्स किए शेयर, अल्लाह ने फिक्स किए है ना। तो बाप कोई वो इख्तियार नहीं रखता है कि वो जजमेंट दे दे कि अब जो है मैं इसको डिसइनहेरिट करूंगा, ये नहीं कर सकता। इसको डिसइनहेरिट जो है जब मर गया तो विरासत जो है मरने के बाद मुंतकिल हो जाती है। जिंदगी में इसको इख्तियार है अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी करने का। हिंदू में है, हिंदू में किसमें ना, वो इधर डिफरेंट है, वो कोपार्सनरी राइट्स है, उसको बाय बर्थ मिलता है राइट। तो यहाँ पे जो है अपनी जिंदगी में कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी का कुछ भी डिस्पोजल कर सकता है, लेकिन वही चीज जो मैंने बोली ना, एसेंस जो है कि अपने वारिसों को जो है बेयारो मददगार नहीं छोड़ना है, अपने वारिस को इतने ऐसे कंडीशन में छोड़ना है कि वो अपनी जिंदगी ठीक है। लेकिन जो घर वाली है उसको
अपने बेटे को वो विल कर ही नहीं सकता है ना, अपने वारिस को अपने तो वो देखो एक, अच्छा आप बातें थोड़ा कम करो। एक क्वेश्चन इन्होंने कहा कि एक बंदा है, इन्होंने सवाल किया, सवाल ये है कि एक बंदा है जिसकी औलाद नहीं है, तो उसने किसी को जो है ले पाला, क्या कोई मुतमन्ना लाया, तो इसने सारी की सारी विल इसको जो है कर दी, तो अब बीवी को क्या मिलेगा? पहली कंडीशन है कि इस्लाम में सारी की सारी विल नहीं कर सकता, सिर्फ 1/3 कर सकता है। 3/4 और बच रहा है। 3 है अगर हो गई है मतलब कर दी है, गलत किया है ना, उसको सब कंप्लीट कर सकते हैं। गलत किया है और क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन कर सकता है, उसमें क्या है? चैलेंजेबल है। तो कर लेगा वो, लेकिन म्यूटेशन को नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि एक जो है मेरे पास विल पीछे आई थी कि बाप ने बेटी को विल किया हुआ है, तो वो विल कर ही नहीं सकता है। मतलब बेटी को तो ऐसे भी हिस्सा जाएगा उसकी डेथ के बाद, तो वो मरने के बाद ऐसे भी वो इनहेरिट करेगी उससे, लेकिन हम जो है कस्टमरी लॉज में अभी भी वो चल रहे हैं, जिस वजह से जो है हमें अब ये वहाँ 1/3 3/4 बच गया, 3/4 में से भी इसका जो है 1/2 निस्फ तो इसको बच जाएगा, और फिर बच जाता है इसका थोड़ा, तो वो फिर देखा जाएगा कि क्या उसके रेजिड्यूरीज हैं या नहीं है, तो वो उनको चला जाएगा। और अगर रेजिड्यूरी नहीं है तो डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द जो मैंने बोला ना, रिटर्न, तो वो उन्हीं में जो है जो बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है, तो जितने जो है उन शेयर्स में जो है उतना तनासुब से जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब अगर हम ऐसे चलते रहे तो ये क्वेश्चन आते रहेंगे, तो मुझे लगता है हम गिफ्ट है जो ब्लड रिलेशन में भी कर सकता है कि कर सकता है? नहीं, वो तो गिफ्ट गिफ्ट यार नहीं कर सकता है। वो भी है। यार अल्लाह साहब नहीं, ये तो ब्लड रिलेशन नहीं होगा। गिफ्ट जो है गिफ्ट कहीं पे भी हो सकती है। गिफ्ट में जो है वैसा नहीं है, गिफ्ट जो है किसी, लेकिन गिफ्ट के लिए कंडीशनें हैं, वो ये है वो फीस को रोकने के लिए था, वो फीस को बचाने के लिए ना, ब्लड रिलेशन और अदर देन ब्लड रिलेशन में फी कम ली जाती है, लेकिन हमारे J&K में अभी भी जो है एक जैसी फी ली जा रही है। तो शायद इनके वीडियो से जो इन्होंने रिकॉर्ड किया, तो हमारे जो हायर अप्स हैं या जो रजिस्ट्रेशन के जिम्मेदार हैं उन तक बात पहुंच जाए कि बाकी स्टेट्स में, बहुत सारी स्टेट्स में जो है ब्लड रिलेशन में कंसेशन, यहाँ भी थी पहले लेकिन आज की डेट में नहीं है। तो ब्लड रिलेशंस में कंसेशन इसलिए थी क्योंकि अपने पास प्रॉपर्टी थी ना, बाहर नहीं जा रही थी। तो अभी तो जो है गिफ्ट डीड में भी उतनी ही रजिस्ट्रेशन और वो है जितनी हम एक तरह से मतलब दूसरे बंदों को भी अगर कर दे, या सेल डीड के बराबर ही है। तो गिफ्ट के लिए जो है डोनर डोनी, एक डोनेट करेगा और एक जो है लेने वाला है। तो इसने जो है इसका पोजीशन भी लेना है, पोजीशन इसका लेना है। और गिफ्ट जो है ना, ये एक विदाउट जो है कंसिडरेशन होता है, तो इसमें पैसे वैसे का जो है लेन देन नहीं होता, लेकिन इसमें जो है लेने वाला उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ है, गिफ्ट डीड ऐसे कर दी किसी ने, ना पोजीशन हुआ है, तो वो चैलेंजेबल है। तो चैलेंज होती भी है, हमने देखा कोर्ट्स में गिफ्ट डीड चैलेंज भी होती है कि, तो यही जो है इन्होंने बताया था ना, गिफ्ट जो है, तो गिफ्ट किसी को भी दिया जा सकता है। रिलिंक्विशमेंट डिफरेंट है, रिलिंक्विशमेंट जो है दस्तबरदार हो जाता है अपने राइट से, हाँ, को शेयर्स के बीच में अपने राइट से वो दस्तबरदार हो जाता है।